कैसे खेतों में काम करने वाले एक गरीब लड़के ने आगे जाके 1 लाख करोड़ की हुंडई जैसी बड़ी कंपनी का मालिक बनता है। ये कहानी है चोंगजू यंग की। चोंगजू यंग का जन्म 1915 में कोरिया के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन में उनका सपना था कि वो पढ़ लिख कर एक टीचर बने, लेकिन फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन के कारण वो खुद की एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाए। चोंगजू का परिवार काफी गरीब था, तो पिताजी के साथ वो खेतों का काम करने के लिए जाया करते थे। कभी कभार तो वो जंगलों में लकड़ियां काटने के लिए भी जाया करते थे, और जब इन लकड़ियों को बेचने के लिए वो शहर जाया करते थे तो वहाँ के लोगों के कपड़े और खाने को देखकर उनके ऊपर शहर जाने का भूत सवार हो गया था। चोंगजू घर से 3 मरतबा शहर जाने के लिए भागे, लेकिन उनके पिताजी ने कैसे भी करके उनको ढूंढ निकाला और फिर वापस घर पर लाके खेतों के काम में लगा दिया। उसी दौरान चोंगजू ने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि पास के शहर में कंस्ट्रक्शन के लिए वर्कर्स चाहिए होते थे। तो चोंगजू इस बार चौथी मरतबा अपने घर से भागे और सियोल पहुंचे, जो साउथ कोरिया का आज कैपिटल है। वहां जाकर कुछ दिनों तक लेबर का काम करते हैं और उसके बाद एक राइस शॉप में डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करते हैं। चोंगजू यहाँ पर बड़ी मेहनत और लगन से काम करते हैं। तो 6 महीने के भीतर ही राइस शॉप के मालिक ने उनको एक अकाउंटेंट बना दिया। कुछ सालों बाद राइस स्टोर के मालिक बीमार पड़ जाते हैं और चोंगजू को ये दुकान सौंप देते हैं। अब चोंगजू की उम्र 21 साल थी और ये राइस शॉप का मालिक था। अब चोंगजू राइस को कम दामों में बेचकर ही थोड़े ही समय में अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं, और चाइना में चल रहे युद्ध की वजह से कोरिया में रेसलिंग सिस्टम लागू कर दिया गया था। उस वक्त कोरिया पे जापानियन गवर्नमेंट का राज था, तो जापान और उसके सैनिकों को खाने के लिए जापानियन गवर्नमेंट ने राइस स्टोरों को सील कर दिया गया। अब चोंगजू के पास कोई रास्ता था नहीं, तो वो वापस गांव चले जाते हैं। वो 1 साल गांव में ही रहते हैं, फिर 1940 में वापस सियोल आकर एक ऐसा बिजनेस चालू करते हैं जिसमें जापानियन गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप ना हो। वो एक कार रिपेयरिंग का बिजनेस शुरू करते हैं। चोंगजू के पास 3 सालों के भीतर ही 17 लोग काम करने के लिए लग जाते हैं, और फिर जापानियन गवर्नमेंट को वॉर में इस्तेमाल करने के लिए उनके गैराज को सील कर लिया जाता है। लेकिन चोंगजू ने तो हारना सीखा ही नहीं था। वो फिर से गाँव आते हैं, लेकिन इस बार चोंगजू 50,000 वॉन की सेविंग लेकर वो गाँव आते हैं। जब 1946 में कोरिया जापान के चंगुल से आज़ाद हो जाता है, तो वो फिर से शहर आके और हुंडई नाम की दूसरी गैराज शुरू करते हैं, जिसमें वो आर्मी के ट्रकों को रिपेयर करने का काम शुरू करते हैं। लेकिन चोंगजू यहाँ पर संतुष्ट तो थे नहीं, तो चोंगजू ने सिविल और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। कंस्ट्रक्शन का काम करने का उनका बचपन का एक्सपीरियंस था, तो उस दौरान अमेरिका में बाढ़ आ जाने की वजह से कंस्ट्रक्शन के काम चालू थे, तो उनको काम मिलने शुरू हो गए। कई कामों में उनको नुकसान भी आया, लेकिन प्रोजेक्ट को उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। हुंडई की ग्रोथ अब तेजी से बढ़ने लगी थी, लेकिन चोंगजू तो यहाँ पर ऑटोमोटिव कंपनी में सक्सेस ढूंढ रहे थे। लेकिन इसी वक्त गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट में जान डाल दी। उस वक्त गवर्नमेंट ने एक नियम लागू किया कि कोई भी विदेशी ऑटोमोटिव कंपनी कोरिया के लोकल कंपनी के साथ ही काम करेगी। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए साल 1967 में हुंडई ने फर्स्ट मोटर के साथ काम करना शुरू किया, और 6 महीने के भीतर ही एक असेंबली लाइन खड़ी कर दी और हुंडई कोर्टिना को मार्केट में लॉन्च किया गया। ये कार ब्रिटिश सड़कों के लिए बनी थी, तो कोरिया की खराब सड़कों को झेल नहीं पाई, तो ये मॉडल फेल होने लगे। यहाँ तक कि लोग रिफर की डिमांड करने लगे। उसके बाद एक बार पार आ जाने की वजह से पूरी असेंबली लाइन और तैयार पड़े कार पानी में डूब जाते हैं, और लोग चोंगजू को प्रोडक्शन बंद कर देने की सलाह देने लगते हैं। क्योंकि चोंगजू ने तो हारना सीखा ही नहीं था, तो चोंगजू फिर से असेंबली लाइन को ठीक करते हैं। उसी दौरान कोरिया की सड़कें भी ठीक होने लगी, तो कोर्टिना के भी मॉडल बिकने लगे। तो इसी दौरान कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर ली थी, और फिर हुंडई का फर्स्ट मोटर के साथ प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाता है। लेकिन चोंगजू के अमेरिका के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे, तो चोंगजू अमेरिका की मित्सुबिशी मोटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइल करता है, और वो यूरोपियन इंजीनियर टीम को हायर कर अपनी अगली कार डिजाइन करने लगता है। उस वक्त कोरिया की ज़रूरत के हिसाब से हुंडई पुनी कार वो मार्केट में काफ़ी कम दाम में लॉन्च करते हैं, लेकिन यूनाइटेड जैसे बाज़ारों में काम की कुछ खराबी के कारण उनको लॉन्च नहीं किया गया। उसी वक्त हुंडई ने
हुंडई एक्सेल को लॉन्च किया। हुंडई एक्सेल को यूएस मार्केट में बेचने की परमिशन तो मिल गई थी, लेकिन कार के कम फीचर के कारण वो मॉडल फेल होने लगे। फिर 1990 में हुंडई ने फीचर लोडेड कार हुंडई एस्ट्रा और हुंडई सोनेटा जैसी मार्केट में कार लॉन्च की। उस वक्त ये दोनों ही कार बेस्ट सेलिंग कार बन गई थी और इसी दौरान कंपनी की ग्रोथ काफ़ी बढ़ गई थी। फिर 1998 में हुंडई ने किया मोटर पर कब्जा कर लिया और दोनों ने मिलकर क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन पे हैवी इन्वेस्टमेंट किया। 2004 में टोयोटा के बाद बेस्ट प्रोडक्ट का खिताब अपने नाम कर लिया। हुंडई ने इंडिया में 1996 में एक अपनी स्मॉल फैमिली कार सेंट्रो के साथ एंटर किया था। उस वक्त से लेकर आज तक सेंट्रो का मॉडल काफ़ी पसंद आए, लेकिन उस वक्त मारुति सुजुकी का कार इंडस्ट्री में बहुत बोलबाला था। रही बात टाटा और महिंद्रा की, उस वक्त टाटा और महिंद्रा बड़ी बड़ी कार्स बनाते थे, लेकिन हुंडई ने मारुति को पीछे तो नहीं छोड़ा, लेकिन सीधा टक्कर देना शुरू कर दिया। तो कैसे चोंगजू ने एक गरीब परिवार से उठकर हुंडई जैसी कंपनी को एक अच्छा खासा ग्रोथ दिया। तो ये थी स्टोरी ऑफ चोंगजू यंग। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।